तो अभी हम लोग आईटी जेई एडवांस्ड 2018 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल अक्यूमेन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। और अगर सवाल को देखा जाए तो कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसका कि मास गिवन है m है। इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज़ व्हेन टाइम इज़ कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो, उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि x ये वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो, एंड v यानी कि स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह लें आप यहाँ पर, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट इज़ द इनिशियल कंडीशन एंड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, मतलब उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, समहाउ एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है। अब जब फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा, वो बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो फोर्स है उसमें, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो ऑब्वियसली उस बॉडी का एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। अब अगर आप इसे एक जनरल सिनेरियो भी कंसीडर करते हैं, यानी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सिनेरियो को भी कंसीडर करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि चूंकि बॉडी का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा, हॉराइजेंटल एक्सिस में हो रहा, यानी कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा। और पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ लें, यहाँ पर किसी भी और तरह के पोटेंशियल फील्ड का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि कोई पोटेंशियल फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि बॉडी में आप कुछ काम कर रहे हैं, वो काम उस कि काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरह से कन्वर्ट होगा। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी बॉडी पे काम करें तो उसका एक भाग उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है, इंक्रीमेंट लाता है, और अगर वो बॉडी उसके पोटेंशियल फील्ड में चेंज हो रहा है, या फिर कहें पोटेंशियल फील्ड में वो बॉडी अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होता है। तो वो सारे कैलकुलेशन कंसिडरेशन हमें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा, तो अगर जनरल सिनेरियो में कहे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा और किसी और तरह के पोटेंशियल फील्ड का कोई जिक्र है नहीं, यानी कि किया गया काम पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विद टाइम एज डी के डी टी इज इक्वल टू गामा टी। जी के डी टी यानी कि काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट चेंज, समय के साथ साथ वो किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे कि डी बी डी टी एक्सेलरेशन होता है, डी एक्स डी टी वेलोसिटी होता है, उसी तरह से यहाँ डी के डी टी दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू गामा इंटू टी, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, एंड गामा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, सो अ कांस्टेंट इनटू टाइम, यानी कि डी के डी टी जो है रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, समय के साथ साथ वो चेंज हो रहा है। And of appropriate dimension, which of the following statements is or are true, यानी कि एक से ज़्यादा सही जवाब हो सकता है। अब यहाँ पर मैं पहले पॉइंट आउट कर लेता हूँ हमसे क्या क्या पूछा गया। हम ऑब्वियसली पूछा गया कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, यानी कि समहाउ हमें यहाँ से ये पता करना होगा वो फोर्स क्या है, वो फोर्स का फोर्स को हम किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डी के डी टी इज गामा टी, तो फिर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, वो जैसे ही हम पता कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा वो कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, वेदर दैट इज कांस्टेंट, और ये टाइम का कोई फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है, किस तरह का डिपेंडेंसी है, सब कुछ पता चल जाएगा अगर हम फोर्स के लिए एक्सप्रेशन पता करते हैं। अब देखो उसके बाद स्पीड भी हमें पता करना है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्या स्पीड जो है ये टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टाइम आ रहा है, या फिर सम कांस्टेंट इनटू टाइम का स्क्वायर आ रहा, या फिर सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम आ रहा। उसी से हमें समझ में आ जाएगा स्पीड वेदर दैट इज प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम और नॉट, प्रोपोर्शनल टू टाइम और नॉट। फिर कहा गया डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। अब डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, वो कितना डिस्टेंस में सिचुएटेड है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, बिकॉज इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में बॉडी एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट में था, ओरिजिन में था, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है बॉडी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है। देखिए समहाउ अगर हम वेलोसिटी पता कर लेते हैं तो फिर वहाँ से डिस्टेंस पता कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस पता कर ले तो वेलोसिटी पता कर सकते हैं, व्हाटएवर। सो पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम।
इसका मतलब ये होता है इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम का मतलब ये होता है प्रोपोर्शनल टू टाइम है या नहीं। लीनियर रिलेशन का मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से पूछा गया वेदर फोर्स इज अ कांस्टेंट। पहले हम ये देखेंगे फोर्स कांस्टेंट है या नहीं, फिर हमें ये देखना है क्या v इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, फिर हमें यहाँ से ये देखना है क्या x इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड अंततः हमें देखना है कि वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। देखिए इस तरह के सिचुएशन में अगर कांस्टेंट फोर्स होगा, बॉडी एक ही लीनियरली मूव कर रहा, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो फोर्स फिर कंजर्वेटिव हो जाएगा। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं क्या आता है, कौन सा सिचुएशन सही है कौन सा नहीं है। तो गिवन सिनेरियो है डी के डी टी जो है दैट इज गिवन एज डी के डी टी रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज गामा इंटू टी। गामा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बात कर लिया है कि अगर हमें फोर्स पता करना है, पहले तो मैं ये बता दूं फोर्स पता करना है तो वर्क डन अगर हमारे पास रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द वर्क डन इन यूनिट टाइम, या फिर कहें काइनेटिक एनर्जी किसी एक समय में, काइनेटिक एनर्जी में, बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ तो उतने समय में उस बॉडी में जितना काम किया गया, क्योंकि पूरा काम उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो डी के डी टी इज डी डब्ल्यू डी टी, बिकॉज के काइनेटिक एनर्जी में चेंज डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। सो जितना काम किया जाएगा उतना ही काम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी के डी टी इज डी डब्ल्यू डी टी एंड दैट इज गामा टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू जो होता है एफ डी एक्स होगा। फोर्स, अब फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब मोशन तो एक ही डायरेक्शन में होगा, या फिर कहें एक ही एक्सिस में हो रहा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फोर्स को भी उसी एक्सिस के अलॉन्ग लगना होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण हम डी डब्ल्यू को सिंपली एफ डी एक्स कह सकते हैं, बिकॉज ये जो है वन डायमेंशनल मोशन है। सो डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स डी टी। एंड देखिए डी एक्स डी टी मिल गया हमें, डी एक्स डी टी इज वी वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल टू गामा टी। और यहाँ से हम आगे ये कह सकते हैं कि दैट इज एफ डॉट एफ इंटू वी एंड दैट इज इक्वल टू गामा टी। ओके, अब एफ है यहाँ पर, तो हमें कुछ और भी करना होगा। हमें यहाँ से डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि v इस टाइम के साथ लीनियर है या नहीं है। हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक्सीलरेशन को लाना होगा, एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी डी टी। तो फिर v भी रहेगा, डी वी डी टी भी रहेगा, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो v का वैल्यू हमें मिलेगा। ओके, सो यहाँ फोर्स है तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, मैं इसे इस तरह से बॉक्स में रख देता हूँ। सो यहाँ से हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू, इस बॉडी का मास है m मास है बॉडी का, मास इंटू एक्सीलरेशन को मैं डी वी डी टी यहीं पर लिख देता हूँ, और यहाँ F हो गया, m डी वी डी टी इज F, और v एंड दैट इज इक्वल टू गामा t। ओके, सो यहाँ से हमें dt को हम इधर भेज देंगे, m को इधर भेज देंगे, हमें मिलेगा v dv, और इधर एक टाइम का फंक्शन रहेगा और साथ में dt भी रहेगा। देन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, v का वैल्यू पता कर सकते हैं। सो यहाँ से हम v dv को एक तरफ रखते हैं, v dv इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई m t dt, गामा डिवाइडेड बाई m t dt। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हमें v मिल जाएगा यहाँ से। ओके, जैसे ही v मिल जाएगा उसका वैल्यू जैसे ही हमें मिलेगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके f का वैल्यू पता कर सकते हैं। ये टेस्ट कर सकते हैं कि f जो है ये कांस्टेंट है या नहीं है। वही तो पूछा गया था ना, वेदर f इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट और नॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। सो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हमें लिमिट तो पता नहीं होगा,
हमें लिमिट तो पता नहीं होगा तो इनडेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे और इनिशियल सिनेरियो तो दिया हुआ है, वहीं से हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता कर लेंगे। सो गामा डिवाइडेड बाई एम, चलिए ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं। गामा टी डी टी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ना, यहाँ पर आएगा टी डी टी, यहाँ पर टी डी टी, तो इंटीग्रेशन होगा टी डी टी का या डी टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो फिर गामा और एम दोनों ही टी डिपेंडेंट नहीं है, टी का फंक्शन नहीं होने के कारण ये जो है इसे हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं। इन दोनों को हम लोग इंटीग्रल के बाहर एक ही बार में लेके चले जाए। सो ये इंटीग्रेशन एंड देन अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, दिस इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आई एम सॉरी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। सो इसे परफॉर्म कर लेते हैं। सो दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई एम एंड टी डी टी इंटीग्रेट करें टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, कहा गया है कि इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में दैट इज टाइम इज इक्वल टू 0, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, एट रेस्ट का मतलब v is equal to 0, at t is equal to 0, v is equal to 0 and x is equal to 0. So at t is equal to 0, v is equal to 0. So this becomes 0. ये टर्म भी 0 बन गया, तो सी आई जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट हैज़ टू बी 0, इट हैज़ टू बी 0। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी आई मस्ट बी 0 एज v is 0 at t is 0। सो ये इसे हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। वेल अब हमें क्या मिला, अब जो भी मिला हमें यहाँ से डिनोमिनेटर वाला 2 को हटा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाई m इंटू टी। तो हमें क्या मिला, यहाँ से हमें स्क्वायर रूट कर दिया हमने इसे, v स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाई m और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी। तो हमें क्या मिला, v the velocity is proportional to time, velocity is proportional to time, directly proportional to time, velocity is directly proportional to time, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, the speed of the particle is proportional to time. So this ये सही ऑप्शन है, एक सही ऑप्शन है। अब चूंकि यहाँ फोर्स भी हमें टेस्ट करना है, चूंकि v जो है ये है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके हम टेस्टिफाई कर सकते हैं वेदर f इज कांस्टेंट और नॉट, ओके। और इसी को dx dt लिख कर हम ये पता कर सकते हैं कि x जो है पार्टिकल ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियर, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा या नहीं। वैसे ये कॉमन सेंस होता है कि अगर v टाइम के प्रोपोर्शनल होगा तो x टाइम पे प्रोपोर्शनल नहीं होगा, टाइम के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होगा। पहला चैप्टर इन द सेंस की मोशन का जो पहला चैप्टर था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर इस तरह के हमने बहुत सारे सिचुएशंस देखा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ हमने प्रैक्टिस किया है। सो इस तरह की चीज़ों के साथ हम लोग यूज टू रहते हैं कि v अगर t के साथ प्रोपोर्शनल होता है तो x t के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होगा। आप डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं, फिर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि x और टाइम का कैसा रिलेशन है, एग्जैक्टली कैसा रिलेशन है, x का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, वो भी हम पता कर लेंगे। क्या पता, सवाल तो है, सवाल किसी तरह से पूछा जा सकता है। आगे कभी आपको x का जो फंक्शन है उसी के बारे में कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन पूछ लिया जाए। खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ से अब हम जो f है, f कांस्टेंट है या नहीं ये पता कर सकते हैं। सो f जो है, f के साथ v को मल्टीप्लाई कर देने से, वैसे मैं डॉट लगाता हूँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि डॉट प्रोडक्ट मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, वेक्टर साइन नहीं है यहाँ पर। वेक्टर साइन चूंकि यहाँ पर एरो नहीं है तो इट डजेंट स्टैंड फॉर अ डॉट प्रोडक्ट,
वैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, वैसे डॉट फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर मेरा मीनिंग नहीं है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, सो एफ, अच्छा चलिए v को इधर ही ले आते हैं तो फ़ायदेमंद होगा ना हमारे लिए, कम लिखना होगा एक लाइन। सो v को इधर ले आते हैं तो गामा t डिवाइडेड बाई v, यानी गामा v के जगह पे ये वाला वैल्यू अगर पुट करते हैं तो v के जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ गामा और इंटू t, इंटू ये वाला t यहाँ पर, और स्क्वायर रूट ऑफ m चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ गामा बचेगा, ये इसे कैंसिल करेगा, तो दैट मीन ये बना स्क्वायर रूट ऑफ गामा इंटू m। अब गामा तो कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि फोर्स, दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। सो ये ऑप्शन जो है, दिस ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये सही है। ओके, क्या आप ये डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं? तो अगर आप पता करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे पता कर सकते हैं। अगर वो चीज़ हम पता करना चाहते हैं तो सीधे यहाँ से हम कह सकते हैं कि dx dt इज इक्वल टू, इसे मैं c कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय m इज़ अ कांस्टेंट, तो मैं c लिख देता हूँ इंटू t। तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इंटू t dt। तो इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, dx को चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ct dt, लिमिट नहीं पता तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग, और यहाँ से हम कह सकते हैं dx को इंटीग्रेट करें तो x, और c तो कांस्टेंट है एज इट इज़, t dt इंटीग्रेट करें तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इसका वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में x और t का वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इसे पता कर सकते हैं। इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में t इज इक्वल टू 0 है, यानी कि t इज इक्वल टू 0, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में t इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली वो है, और इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में बॉडी ओरिजिन में सिचुएटेड है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विच इज़ x वो 0 है। तो ये ज़ीरो तो ऑब्वियसली ये भी 0 होगा, दैट मीन हटा दे इसे। सो x के साथ टाइम का कुछ इस तरह का रिलेशन होगा। अब c को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, प्रॉपर एक्सप्रेशन जो होगा इसका, x इज इक्वल टू c, हमने इसे सब्सटीट्यूट किया था, इसे स्क्वायर रूट अंडर रूट गामा डिवाइडेड बाय m को हमने c लिख दिया था। सो गामा डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूट ऑफ, एंड ये 2 जो है हाफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा दिखता है ये t स्क्वायर। सो हाफ स्क्वायर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय m t स्क्वायर, ये x और टाइम के बीच का रिलेशन है, यानी कि x जो है इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पर हमसे कहा गया था कि द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन विच इज़ x इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, लीनियरली तो नहीं बल्कि उसके स्क्वायर के साथ वो चेंज हो रहा है। सो अब देखना है फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। ऐसे सिनेरियो में वन फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स हमें कंजर्वेटिव ही मिलता है। चलिए फिर भी टेक्निकली इसे हम एक बार इसे टेक्निकली देख लेते हैं। तो जैसे कि इस बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, बॉडी का मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, इसके अलॉन्ग बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, और ये मान ले बॉडी है, यहाँ पर ये मूव कर रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, वेदर दैट इज कंजर्वेटिव और नॉट, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ये फोर्स इस बॉडी को एक पॉइंट से, लेट अस से ये x1 पॉइंट है, एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट में ले जाते हुए और वापस ये यहाँ से अगर इस पॉइंट में ये वापस आता है और इसमें टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर जीरो आता है, कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी होता है कि एक उस फोर्स के कारण वो फोर्स किसी बॉडी पे अगर लग रहा है और वो बॉडी अगर क्लोज्ड लूप में घूमते हुए किसी भी पाथ में घूमते हुए उस पॉइंट में वापस आ जाता है और उस फोर्स के द्वारा किया गया काम अगर जीरो निकल के आता है, देन वी से कि दैट फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है उस पर, अगर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं हुआ बल्कि पाथ इंडिपेंडेंट हुआ, चाहे किसी भी पाथ से आप मूव करें, पाथ इंडिपेंडेंट हुआ यानी कि उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे अगर वो वर्क डन, देन दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। समझना ज़्यादा आसान है कि इसे घुमा के ले आते हैं इस पॉइंट पे, वापस देखते हैं वर्क डन जीरो होता है या नहीं। दैट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड, बेटर इंट्यूशन ग्रो होता है उससे। सो यहाँ पर अगर आप देखें, खासकर इस तरह के केसेस में लीनियर मोशन में, इसे वापस ले आइए, x1 से x2 ले जाइए बॉडी को और देखिए वर्क डन कितना होता है, फिर x2 से आप x1 में वापस ले आइए, टोटल वर्क डन कितना होता है देखिए। सो यहाँ पर हम जो पता करने वाले हैं कंजर्वेटिव है या नहीं, उसे टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन फ्रॉम x1 मुझे कहना चाहिए, वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम x1 टू x2 to x1, ये कितना होगा? That should be equal to work done to move a body from x1 to x2 plus work done to move the body from x2 to x1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं that is work done is f dx, so work done is f dx। so चूँकि एक ही डायरेक्शन में f और dx, तो मैं सीधा इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड और dx का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और हमें इंटीग्रेट करना, अगर इस वर्क डन को आपको पता करना है, वर्क डन x1 से x2 ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम x1 टू x2 एंड सिमिलरली वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम x2 टू x1 बाय दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू f dx और लिमिट हो जाएगा x2 टू x1। As f is independent of f जो है that is independent of x and that is under root, अच्छा यही था f, क्या यही f था? हाँ यही f था। So ये जो है ये कांस्टेंट है, f जो है कांस्टेंट है, अंडर रूट गामा m कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को मैं चलिए c लिख देता हूँ, c, इस केस में c लिख देता हूँ। ओके, तो हम कहेंगे फोर्स इज अ कांस्टेंट दैट इज c dx, यानी कि c और dx को इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा x dx को इंटीग्रेट करने से, और लिमिट x1 से x2 हो गया। सिमिलरली f को हमने ये f है, इसे हमने c नाम दिया है, तो दैट इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और इसका लिमिट x2 से लेके x1। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं x2, फिर माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करते हैं x1। सिमिलरली x के जगह पे अपर लिमिट पुट करें x1 माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट पुट करें x2। आप कैलकुलेट करके देख ले, यहाँ कैंसलेशन होगा, यहाँ पर ये जो है इसे कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वी विल हैव ज़ीरो। सो क्लोज्ड लूप में एक बॉडी को मतलब एक पॉइंट से ले जा रहे हैं, वापस उसी पॉइंट पे ले आ रहे हैं, ये फोर्स कितना काम कर रहा है उस पॉइंट में वापस आने में, दैट ज़ीरो। दैट मीन दिस फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि यहाँ इस सवाल में जो तीसरा ऑप्शन है, दिस थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, द लास्ट ऑप्शन इज़ राइट, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज़ कांस्टेंट, और जिसके कारण कि फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का हो गया। चौथा ऑप्शन भी सही है, and the speed of the particle is proportional to time, ये भी सही है। A, B and D are the correct options.